ओनली डिजायर से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होना है। बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर, बर्निंग। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। जैसा मेरा वादा था, अनुभव दान के प्रोग्राम के अंदर मैं लेके आऊँगा उद्योगपति, व्यापारी जिन्होंने शून्य से सृजन किया है और एक सर्टन लेवल अचीव किया है। आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको धीरज सितपुरा से, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ग्लोब स्टार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ग्लोब स्टार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है क्या, आइए जानते हैं पहले ये। Globe Star Engineers India Private Limited is an ISO 9001-2015 certified company known for manufacturing and exporting all types of mechanical seals, industrial pump and spares, and rotary joints since 1998. We are equipped with high quality and precision machinery as well as testing facilities. We manufacture standard quality products and provide full customization of products as per our client's specific needs. We have a wide range of industrial pumps, submersible dewatering pump, mud pump, chemical process pump, centrifugal polypropylene pump, an air-operated double diaphragm pump are some of our most demanded industrial pumps. Start with Bangladesh, Nigeria and Oman. We are available in all Asian and Arabian countries. Being a quality-oriented organization, we conduct strict examination of the product at every level of the production. We have set certain parameters to check the product as international norms. Every batch of the product is thoroughly checked before dispatch on various parameters. We have a well-developed and well-organized infrastructure to fulfill all your requirements. Quality, consistent, innovation, reliability and economical pricing. तो दोस्तों, स्वागत कीजिए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ग्लोब स्टार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के धीरज सितपुरा। धीरज जी, आपके बारे में हमने वाकई में जान के बड़ी खुशी भी हो रही है और ताज्जुब भी हो रहा है कि इतनी एज के अंदर आपने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है। जैसे आपने बताया कि आपने गांव से शुरुआत की थी, जो मेरी आपसे भी स्टूडियो के बाहर चर्चा हुई थी, और आज इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो आपको ये विचार कहाँ से आया बिजनेस का? थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र प्रसाद जी कि आपने जो ये मुहिम चालू किया है जी, और ये हज़ारों देशवासियों को और जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो नॉलेज है, जो ये प्लेटफॉर्म थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। जी जी जी। और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ कि आपने उसके लिए मुझे चुना ये प्लेटफॉर्म। जी जी, थैंक यू। तो आपका ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये बिजनेस का और ये धंधे का जो आइडिया है, पहले से ही मेरे दिमाग में पहले से ही जुनून था। अच्छा। मतलब मेरा जो 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और जो इंजीनियरिंग का जो भी एजुकेशन हुआ, तो मेरे दिमाग में पहले से भी मैं बिजनेस कैसे करूँगा। मैं जब एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास, पुअर क्लास फैमिली। मेरी जो प्राथमिक जो एजुकेशन हुआ वो सौराष्ट्र के एक गांव में हुआ जी, वो जहाँ पे हम लोग नीचे बैठ के पढ़ते थे। अच्छा, स्कूल में? गांव में इतनी बिजली भी नहीं थी उस टाइम पे। और 7th के बाद मैं अहमदाबाद आया और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने फेस किया जी, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस ने मुझे मोटिवेट किया कि लाइफ में कुछ करना पड़ेगा आगे आने के लिए। और वहाँ से मेरा जो इंटरनल फोर्स जो मुझे दौड़ा रहा है, और वहाँ से ही मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ न कुछ करना है। जी। सो आपको ये बिजनेस के लिए कोई न कोई सोर्स तो मोटिवेट करेगा। जी, तो आपकी कहानी के अंदर जो है ये आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड
गांव के अंदर जो आप रहे और सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद में 7th स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से तब जो अगर आपको अहमदाबाद आना पड़ा था उसका कारण भी यही फाइनेंशियल था, रोजी रोटी के लिए ही आपके पिताजी वगैरह आए होंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली। तो ओके, तो उसके कारण आपने संघर्ष देखा, तो आपको हुआ कि आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पक्का। तो वहाँ से आपको प्रेरणा मिली। यस। ठीक, तो फिर आगे की जर्नी कैसे चली आप कॉलेज तक जो पहुँचे आप, या पढ़ाई की या फिर अपने इंडस्ट्री व्यापार, और यही व्यापार क्यों किया, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे हैं। ओके। सुरेंद्र प्रसाद जी, जैसे आप जानते हो कि कोई भी लड़का अगर पढ़कर आता है तो हर एक माँ बाप को एक इच्छा होती है कि मेरा लड़का अच्छी नौकरी करे, अच्छा पगार की नौकरी करे और आगे आए। तो उस हिसाब से मेरे माँ बाप को भी ऐसा था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। तो जब मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि मैं कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं। अच्छा, जैसे मैं लास्ट बेंच का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लास्ट बेंचर हैं आप। हाँ, जनरली मतलब जो लास्ट बेंचर उद्योगपति या जितने भी मतलब मैंने व्यापारियों को ज़्यादातर जिनको से मैं मिला हूँ, ज़्यादातर लोग लास्ट बेंचर ही रहे हैं जी। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे कॉलेज में कोई इंडस्ट्रियल विजिट होती थी जी, तो उस टाइम पे जो हमारे दूसरे जो सहाध्यायी थे वो क्या करते थे कि मशीन का जो है डायमीटर, व्हील का डायमीटर क्या है, मोटर का आरपीएम क्या है, गियर के टीथ कितने हैं, वो सारे मैथमेटिकल फार्मूला से उलझे जुले रहते थे। अच्छा, और ये उसके पूरी किताबे में क्या रिजल्ट है, प्रैक्टिकल में क्या रिजल्ट है, वो सारा चीज़ को मिलाने में सारा 7-8 घंटा वो विजिट में टाइम निकालते थे। जबकि मेरा माइंड उसमें चल रहा था कि ये जो मशीन है, हाँ, ये मशीन कितना प्रोडक्शन निकाल रही है। अच्छा, ये कितने मशीन है, ओके, इसमें कितने मैन पावर काम कर रहे हैं, हाँ, उसका फाउंडर ये मशीन को क्यों चुना, सही है, ये प्रोडक्ट कहाँ जा रही है, ओके, तो मतलब इतना काम कहाँ से आ रहा है, इतना ये लोग सेल्स ऑर्डर कहाँ से लाते होंगे। जब उस टाइम पे मेरे दिमाग में बराबर, मतलब कॉलेज टाइम में ही मैं मेरा एक टेस्टिंग ट्रायल हो गया था कि मैं एक्चुअली बिजनेसमैन हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मैं एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। तो एमएस यूनिवर्सिटी कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे हर महीने या हर क्वार्टर में कुछ न कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं। अच्छा, तो मेरी कॉलेज में भी मैंने ऐसे कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए। ओके, जैसे कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे तो मैं इवन सॉन्ग भी गाता हूँ। अच्छा, और क्या बात मेरे है, प्रोग्राम की एडवर्टाइज देने के लिए मैं आसपास की जीआईडीसी में जाता था। हाँ, और उस टाइम पे मुझे कोई सेल्समैन का नॉलेज तो था नहीं सुरेंद्र जी, तो मैं इंडस्ट्रीज में जाता था, रिप्रेजेंट करता था कि हम लोग स्टूडेंट है और हमको कॉलेज में ऐसा फंक्शन करना है, फेयरवेल पार्टी करना है या वेलकम पार्टी करना है। तो उस टाइम पे मैं उसको कन्विंस करता हूँ, अच्छा, तो हम लोग को थोड़ा फंड दो, तो फंड के जरिए से हमारा एक क्या होता है कि एक्टिविटी बाहर आएगी। तो पढ़ने के साथ साथ ये दूसरा एक्टिविटी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जो एक्सप्लोर करता है आगे जाके। सही बात है, तो लीडरशिप क्वालिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द योर एजुकेशनल स्टडीज। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पे मुझे ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज वाले 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का चेक दे देते थे। जी जी जी, और मैं चेक यूनिवर्सिटी में देके हमारा जो प्रोग्राम के फंड में यूज़ करते थे। अच्छा, और सारा जो प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन है फाइनेंशियली, हाँ, और जो भी मैनेजमेंट, आई एम द पार्ट ऑफ द टीम। जो हमारी टीम में हम लोग काम करते थे, अच्छा, तो सारा हम लोग स्टूडेंट लोग ये उसी टाइम पे प्रॉफिट करते थे कि सारा खर्चा होने के बाद कुछ बचता था। अच्छा, 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 सो दिस इज माय ट्रायल की। बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब कॉलेज से ही ये बिजनेस की एक समझना चाहिए, आपने ट्रायल कर लिया, है ना, ट्रायल कर लिया। और ट्रायल इसलिए क्यों किया क्योंकि आपके दिमाग में बिजनेस चलता ही था। जैसे आपने बताया कि आप अगर इंजीनियरिंग किसी विजिट पे जा रहे हैं, किसी कंपनी की विजिट में, तो लोग आपके जो दोस्त इंजीनियर थे वो मशीनों के एनालिसिस करते थे, मशीनों के चक्कर गिनते थे, उसका प्लस माइनस करते थे। लेकिन आपका दिमाग व्यापार का प्लस माइनस कर रहा था कि ये बिज़नेस होता कैसे है, मशीन कितने का आया है, ये ऑनर ने क्यों मंगवाया है। तो वाकई में ये यूँ कहना चाहिए कि ये बिजनेस जो है आपके ब्लड में था, कहीं ना कहीं दबा हुआ था। और वो शायद आया था आपकी उस अभाव से कि आपको कुछ बड़ा करना था।
तो शायद वहाँ से आया था, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके बिज़नेस की नींव वहाँ से पड़ी, एब्सोल्युटली है राइट। ना। तो अब बिज़नेस की नींव के बारे में तो हमें आइडिया मिल गया धीरज जी कि भाई आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और आपने ये बिज़नेस की नींव कैसे पड़ी होगी। लेकिन मैं अब आगे की यात्रा, मान लीजिए बिज़नेस शुरुआत किया तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे भाई आपने कौन सा पहला बिज़नेस किया, किस चीज़ का पहला बिज़नेस किया था? मेरा पहला बिजनेस था कि मैकेनिकल सील्स। जी। मैंने एक छोटा सा जॉब किया था 7-8 महीने का। अच्छा, जॉब भी किया था आपने, ट्रायल? ट्रेडिंग फर्म में जॉब किया था, तो वहाँ पे सारे टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स थे जो भी प्रोसेस हाउस में यूज़ होते हैं। तो उसमें से एक प्रोडक्ट मैंने चुना। अच्छा। कि मैं ये बना सकता हूँ, उसको स्केल कर सकता हूँ और इसको प्रॉफिटेबल के मोड पे ला सकता हूँ। और उसका मैंने कुछ मार्केट स्टडीज़ किया कि हाउ मेनी मैन्युफैक्चरर्स एंड व्हाट इज़ द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे मैंने मेरा पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया मैकेनिकल सील्स का, और मैं उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। और उस टाइम पे जो मार्केट का गैप था और मार्केट को गैप को मैं सही समझ पाया, और मेरी जो जर्नी है वो प्रोडक्ट से सक्सेसफुल स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो लॉन्च किया मतलब आपने मशीन वगैरह परचेस करके किया या फिर आपने शुरुआत कैसे की? नहीं, पहला मेरा ट्रेडिंग बिजनेस था। अच्छा। कि मैंने ये फर्स्ट मूव छोटा सा ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। जी जी। और उसके बाद मैंने उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। अच्छा, मतलब शुरुआत आपने ट्रेडिंग से किया है। यस। और ट्रेडिंग में वो प्रोडक्ट मार्केट में जब अच्छे से चलने लगी तो आपने अपना खुद का यूनिट, एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। ये जस्ट इस बात से आपकी नींव की बात तो मैं यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है ना। अब यहाँ से हम आपका व्यापार के शुरुआत की जो चुनौतियाँ होती है उसकी संघर्ष को समझना चाहेंगे कि आपने इस लेवल को कैसे अचीव किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहला रुपया कमाना, जो मैंने सुना भी है कि पहला रुपया कमाना टफ़ होता है, और अगर आपने पहला 1 रुपया कमा लिया है तो फिर बाद में 10 रुपया कमाना उससे भी ज़्यादा टफ़ है। लेकिन आप 10 कमा लेते हैं तो 100 कमाना टफ़ नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। तो आपकी इस जर्नी में इस शुरुआत की जो चुनौतियाँ रही होंगी वो कैसी रही हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन सुरेंद्र जी। इसके लिए मैं 100% कहना चाहूँगा कि जब मैं अकेला दौड़ता था तो मेरा एक संघर्ष था कि मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कैसे आएगा, अच्छा। फ़ोन का बिल कैसे आएगा। जब मैं उसमें से गुजर गया, समझ लो वो फेज़ में से गुजरा, तब मैंने कुछ 1-2 आदमी अपॉइंट किए। अच्छा। उसमें मैंने कुछ टर्नर रखे, कुछ फीटर रखे। तो तब संघर्ष था कि इसको मैं सैलरी कैसे दे पाऊँगा, इतना काम कैसे ले पाऊँगा, ऑर्डर कहाँ से लाऊँगा। ये मशीन, ये फिक्स कॉस्ट मेरा चालू हो गया। अच्छा, हाँ, फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो गई आपकी। स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मुझे जैसे जैसे फिर में, आपको भी पता है कि 2 आदमी होता है, जब 2 आदमी दो नहीं आते हो तो पोजीशन क्या होती है। तो मार्केट में तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास 2 ही आदमी है और आज माल आज नहीं मिलेगा आपको। तो उसके ये सब चैलेंजेस फेस करते करते 2 से मैं 7 आदमी पे आया, 10 आदमी पे आया। तब थोड़ा चैलेंज कम हुआ। अच्छा। थोड़ा चैलेंज कम हुआ कि चलो आज 2 नहीं है तो दूसरे 3 आदमी से काम चला लेते हैं। बराबर। इंडस्ट्री छोटा होता है तो हर एक आदमी का एक ऑलराउंडर रोल रहता है। सही बात है। एंटरप्रेन्योर जो इटसेल्फ है वो ऑलराउंडर ही होता है। अकाउंटेंट बिल भी बना लेता है और सेल्समैनशिप भी कर लेता है। सही बात हमको भी खुद को बिल बनाना पड़ता है और डिस्पैच भी करना पड़ता है। सही है। और वो स्टार्टिंग का दौर यही होता है कि आपको हर फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। आप अगर अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट भी लिखना है, अगर आप डिलीवरी बॉय नहीं है तो डिलीवरी भी करनी है, इवन कि कई बार तो आपने लेबर भी किया होगा। एब्सोल्युटली। मैं खुद लेथ मशीन भी चलाता हूँ, मैं खुद प्रेस में पतरा रख के डाई में वो प्रेस की जो पार्ट्स भी बनाता हूँ, और मैं खुद वेल्डिंग भी करता हूँ। और ये सब ब्लैक कॉलर काम भी मैं करके ये पोजीशन पे आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं ये काम
मैंने किया हुआ है तो मैं पोजीशन को समझ सकता हूँ, सही मैं है। वो आदमी को समझ सकता हूँ सही है। कि वो आदमी को हायरिंग में कितना प्रॉब्लम होता है, आदमी को सस्टेन रहने में कितना प्रॉब्लम होता है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम होता है, क्वालिटी बनने में क्या प्रॉब्लम होता है। नहीं, सही बात है, बहुत सही। आप उस रास्ते से निकले हैं तो आप उन चीज़ों को जज कर पाते हैं, और शायद यही कारण है कि आज की डेट में अगर इतने सारे मैन पावर्स को मैनेज कर रहे हैं तो ये जो पिछला अनुभव है हर काम का आपने जो खुद किया है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आपके लिए आसान भी है। एब्सोल्युटली। और एक तरह से शुरुआती चुनौतियाँ जो रही कि लोग अगर नहीं आ रहे हैं, पहले अगर 2 ही लोग हैं, दोनों एब्सेंट हैं, तो दोनों के काम संभालना, तो उसके बाद में लगा अच्छा 2 के लिए आपके पास पूरा उनको संभालने के लिए इतनी इनकम भी नहीं है, फिर भी उनको आपको रखना पड़ रहा है। उनके जो ओवरहेड्स हैं, कंटिन्यू फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी आपको उनको मेंटेन करना है। एब्सोल्युटली। और वो 2 नहीं आते हैं, वैसी कंडीशन को संभालने के लिए आपको 5 आदमी करने पड़ते हैं, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ जाती है। फिक्स कॉस्ट और बढ़ने के बाद में एक चीज़ तो संभल गई कि भाई कोई नहीं आ रहा है तो आप चला पा रहे हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ चुकी है तो सामने उतनी मेहनत भी करनी है। मेहनत भी करनी पड़ेगी, और आगे की जो रणनीति है वो कंटिन्यूसली बनाते रहने पड़ेगी। क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट रुकने वाली है नहीं, वो फिक्स हो गई है जी। तो आपको भी अपना प्रोडक्शन, सेल्स, हर एक लेवल पे, वो लेवल पे काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब साइज, टिकट साइज छोटा होता है, जब कंपनी छोटी होती है जी, तो ऑर्डर साइज भी उतना छोटा ही रहता है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन जो है वही कॉस्ट में मैच करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से हमको कंपनी में थोड़ा वो फेज में से बाहर आना पड़ता है जी। ग्रो करने के लिए। अगर वो फेज में से हम थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो थोड़ी मुसीबत हमारी कम होती है। समझ लो कि अगर 10 आदमी से हम लोग 40 आदमी पे आया, तो जब 40 आदमी पे आए तो अभी क्या होता है कि वर्कर के ऊपर एक मैनेजर आ गया, सेल्स के ऊपर सेल्स टीम आ गई, सारे डिपार्टमेंट हो गए। जैसे मेरी कंपनी में परचेज, सेल्स, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ब्रांडिंग, HR सारे डिपार्टमेंट हैं। तो अब वो क्या होता है कि अभी चैलेंज ये डिपार्टमेंटल हेड को मैनेज करने का है। सही बात है, मतलब चैलेंज के प्रकार बदल गए अभी। यस। अभी जो बॉटम लेवल पे और जो ब्लैक कॉलर लेवल पे जो क्राइसिस थी, जो प्रोडक्शन लेवल पे जो हम डायरेक्ट हैंडल करते थे, अभी क्या होता है कि हम लोग टीम हैंडल कर रहे हैं। तो अभी का चैलेंज कुछ और है, पहले का चैलेंज कुछ और है। जी। बट चैलेंज तो होने ही वाली है, और ये चैलेंज के साथ जिसको खेलना है बराबर वही बिजनेस कर पाएगा। सही है। बिजनेस में कभी कंफर्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप सोचेंगे कि मुझे कंफर्ट रह के बिजनेस करना है, मुझे कुछ टेंशन नहीं लेना है, मैं एकदम बिंदास रहूँगा और मेरा बिजनेस 100 करोड़ का बन जाएगा, 200 करोड़ का बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है, सही बात है। मतलब आपको एक कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और यही मेहनत करनी पड़ेगी। बराबर सही बात है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जिनके बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, सभी का यही कहना है कि कंफर्ट जोन से बाहर अगर नहीं आते हैं तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। और यही सेम चीज़ आप भी ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, शुरुआत में आपने ये जो दूसरी एजेंसियाँ होती है, जैसे अभी अकाउंट की हम बात कर रहे थे, तो दूसरी एजेंसियाँ चार्टर्ड जैसे मार्केटिंग की एजेंसियाँ होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, तो इन सब की भी आपने मदद ली थी? मैंने अगर मेरी बात करूँ तो मुझे हर एक मोड पे लर्निंग का एक शौक है। मतलब मैं आई एम ऑलवेज लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्साइटेड टू लर्न। या एक्साइटेड टू लर्न। मैंने कुछ बिजनेस ट्रेनिंग भी ली है। अच्छा। और मैं कुछ मेरा किताब भी मुझे आज की तारीख में पढ़ने का शौक है। अच्छा, बहुत मैं बढ़िया। रोज आधा या 1 घंटे बुक रीड करता हूँ। मेरा मॉर्निंग जो है एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म से चालू होता है और बुक रीडिंग के बाद क्लोज होता है। अच्छा, ये 2 चीज़ मेरे लाइफ में इनबिल्ट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हर एक चीज़ में क्या होता है कि आज मैं ये लेवल पे हूँ तो आगे का लेवल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बुक्स जो है मुझे रास्ता दिखाती है। अच्छा। तो मैं ऐसी बुक से किताबें पढ़ता रहता हूँ, मैं ऐसी ट्रेनिंग कंटिन्यू लेता रहता हूँ, तो उससे मुझे एक लर्निंग मिलता है कि मुझे आगे जाके अब ये करना है। तो मैं ऑलवेज स्केलेबल मॉडल का सोचता हूँ। अच्छा। मैं कभी मेरी इंडस्ट्री सस्टेन रहने का नहीं सोच रहा हूँ। मैं ऑलवेज ये सोचता हूँ कि ये इंडस्ट्रीज आगे कैसे बढ़ेगी, आगे कैसे बढ़ेगी। हर साल मेरा एक टारगेट रहता है
सही है। हाँ, हम लोग एक ब्लू स्ट्रेटेजी शीट बनाते हैं। अच्छा। तो ये ब्लू स्ट्रेटेजी शीट में सारा चीज़ें डिफाइन करते हैं कि ये साल में हमको कितना बिजनेस करना है, इसमें कितने मैन पावर लगने वाले हैं, कितनी मशीन्स परचेस करने पड़ेगी, कितना फंड जाएगा, पूरा फाइनेंशियल सोर्स कैसे करेगा। और मैं ऑलवेज ये सोचता हूँ कि मैं हर एक रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाऊँगा। मैं आज की तारीख में मेरा एफर्ट्स वही रहता है कि हर एक रिसोर्सेज को मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो मुझे मेरे ये जर्नी में जितना भी फाइनेंस लगने वाला है जी, तो मैं कहीं ना कहीं बैंक से सीसी या ओवरड्राफ्ट रखना पड़ेगा। अच्छा। तो ये ओवरड्राफ्ट रख के मैं फाइनेंशियल रिसोर्स स्ट्रॉन्ग गया, मैं उसमें से बाहर आ गया। अब मुझे फाइनेंस देखना नहीं है अप टू सर्टेन लिमिट। ये लिमिट तक मेरा कंपनी में सैलरी चलता रहेगा, वेंडर पेमेंट चलता रहेगा, एक्सपेंसेस चलते रहेंगे, तो मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। जी, राइट। अब रहा दूसरे ऑपरेशन जहाँ पे सेल्स है, तो मेरे को सेल्स के लिए सारा चीज़ वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए मैं सारे मशीन लगा दी। अब इतना मशीन लगाने के बाद मुझे पता है कि ये इतना प्रोडक्शन निकालेगी, अभी मुझे वो रिसोर्सेज मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। जी जी, सारे ऑटोमाइजेशन सीएनसी मशीन लगे हुए, तो वो मेरा रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसमें से मैं बाहर आ गया। सही अब है। मुझे लग रहा है कि टिपिकल ऑपरेशन है जहाँ पे एचआर, जहाँ पे मैन पावर क्राइसिस है, जी, क्योंकि अगर आप टीम हैंडल कर पाओगे, आजकल क्या धंधा यानी कि टीम हैंडल, सही है। अगर आप टीम को सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। मतलब मेन जो है बिजनेस हैंडल करना, मतलब मैन पावर को हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना, ये सबसे बड़ी कला है। या सारा चीज़ टेक्नोलॉजी थ्रू आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, हाँ, सारा रिसोर्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बट एक मैन पावर रिसोर्स ऐसा है कि उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना सकते जी जी, कि ये सिस्टम थ्रू यहाँ आ जाएगा। जी, वो आपको डायरेक्टली हैंडल कर पाएगा। सही है। ये बहुत सही टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां का मेन फोकस वही रहता है कि कैसे टीम हैंडल करे, कैसे सही तरीके से टीम को मैनेज करे, जी, कैसे सही तरीके से रिक्रूट करे और किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाए, और जिसकी वजह से एक कंपनी को एक आउटपुट मिले, स्केल मिले और वो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। आपसे वाकई में बातचीत के दरमियान ऐसा इतना सारा जो सीखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि वाकई में ये नई पीढ़ी जो सुन रही है धीरज जी को, और इनकी जर्नी के बारे में, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। अभी हम जान रहे थे कि इनके शुरुआती चुनौतियाँ कैसी रही हैं, तो शुरुआती चुनौतियों के साथ साथ में इन्होंने वर्तमान में भी टीमों को कैसे हैंडल किया जाता है उस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। तो वाकई में आज का दिन और आज की ये एपिसोड जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक गुरुदक्ष कहना चाहिए, गुरु ज्ञान यहाँ आपको मिल रहा है। इस जर्नी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। धीरज जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जस्ट आपसे इतनी सारी जानकारी है, इतना सारा कुछ हमें जो जानने को मिल रहा है, हमारे दर्शकों को सीखने को मिल रहा है, नई पीढ़ी बहुत कुछ आपसे सीखने वाली है। ओके, आपने बहुत कुछ बता भी दिया है हमें, लेकिन फिर भी इस सफलता के अंदर संघर्ष का कैसे सामना करना पड़ा, कौन कौन सी चीज़ें हुई जो चैलेंजिंग आई आपके सामने, आपने उनको कैसे फेस किया, ज़रा उस पर भी प्रकाश डालिए। ओके, जर्नी में मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज सेल्स का है जी, और सेल्स का चैलेंज ऑलवेज ऐसा है कि जब कंपनी छोटी होती है, प्रोडक्ट भी हमारा नया नया मार्केट में आता है जी, और बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, जब मैं मेरी पंप इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेयर है, केस भी है, किर्लोस्कर है, हाँ, और फ्लोसाउ कॉरपोरेशन है जो यूएसए की बड़ी कंपनी है, जर्मनी की कुछ कंपनियां जी, हैं। तो उस ब्रांड के सामने टिकना और हाँ, उसका जो पान इंडिया लेवल पे जो नेटवर्क है और सर्विस नेटवर्क है, तो हम उस लेवल पे उतना सर्विस नेटवर्क तो नहीं डाल सकते, अच्छा, क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं होता है। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाया कि अगर हमारे पास हम सर्विस सेंटर नहीं पूरे पान इंडिया में नहीं बना सकते, तो जो बने हुए सर्विस सेंटर है जहाँ जो भी कंपनी का और जो भी छोटा मोटा व्यापारी का, क्यों ना उसके साथ कांटेक्ट करे, अच्छा, और क्यों ना उसके साथ एक पेड टाई अप करे, ओके, कि अगर मेरा प्रोडक्ट ये स्टेट में जाता है, मेरा प्रोडक्ट ये सिटी में जाता है, तो
कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है सर्विस का। जी। प्रोडक्ट तो अहमदाबाद से डिस्पैच होता है, हाँ। पर उसको होता है कि अगर मैं झारखंड में बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो ग्लोब स्टार का यहाँ पे सर्विस कैसे मिलेगा। जी। तो हम लोगों ने कुछ टाइप किया है, पेड टाइप। जी। तो करीबन हमारा ऐसा 40 to 45 टाइप्स है। अच्छा। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में। तो वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट जाती है उसको सर्विस मिल जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब तो ये आप उसमें मेरा ना तो कोई फिक्स कॉस्ट है, हाँ हाँ हाँ। ना तो मेरा कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉस्ट जा रहा है। जी जी। तो ये जब भी ऐसा इवेंट होता है कुछ फेल्योर का या प्रोडक्ट प्रॉब्लम का, जी जी, तो उस टाइम पे हम वो आदमी को वहाँ पे भेज देते हैं। नहीं तो बहुत बढ़िया। ये जो रणनीति है इन्होंने, मतलब कि बिल्कुल कहना चाहिए जीरो इन्वेस्टमेंट करके लोगों के साथ टाई अप करके अपने नेटवर्क को यूँ बड़ा कर दिया, और उस नेटवर्क को बड़ा करने के कारण आप अपने कस्टमर को सर्विस देने लगे, जो कि ये सर्विस देना ही आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। तो ये स्ट्रेटजी जो आपकी वाकई में मेरे ख्याल से बहुत प्रभावी रही होगी। राइट। तो इसके अलावा और कोई संघर्ष ऐसा कुछ आपको लगा कि जो आपको रोक रही है प्रोग्रेस करने में? हमारा जो कॉरपोरेट के साथ हमारा जो कस्टमर बेस है वो कॉरपोरेट भी है और कुछ गवर्नमेंट भी है। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे चुनौतियाँ होती है कि गवर्नमेंट के आदमी को कैसे हैंडल किया जाए, उसकी प्रोसेस सिस्टम कैसे हैंडल किया जाए, और उसमें सारा चीज़ से कैसे बाहर आए, और उसका जो फंड का जो मैनेजमेंट है, उसका जो पेमेंट टर्म्स वगैरह जो है, उसके लिए हमको सारा कुछ मुसीबत ये फेस पे बहुत फेस करना पड़ा। जी जी। बट नाउ वी आर अवेयर एंड वी आर ट्रेंड कि ये जो पर्टिकुलर काम का हमने एक एसओपी बना दिया है। हाँ हाँ हाँ। हमारी कंपनी में ऑलवेज हम लोग ये पर्टिकुलर ये चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं। अच्छा। कि अगर ये प्रॉब्लम आया तो हम लोग वो प्रॉब्लम की एसओपी बना देते हैं। जी जी। मतलब कि ये अब प्रॉब्लम मेरे दर्शकों के लिए जो नए होंगे, जो बिजनेस में नए आ रहे होंगे, उनके लिए जरा प्लीज एसओपी का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा आप ही के शब्दों से। यानी कि सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब ये काम, ये कंप्लेन, इसको ऐसे ही सही किया जाता है। हम लोग इसकी रिटर्न में प्रोसेस कंपनी में फिक्स कर देते हैं कि ये अगर ये फॉल्ट आया है, अगर ये सील में लीकेज आया है, ये पंप में लीकेज आया है, तो ये लीकेज के लिए कितने कितने पॉइंट्स है। सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब है, एक प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है। सिस्टमेटिक तो ये ऑपरेटिंग checklist प्रोसेस आपने बना दिया उसको। यस, वो आदमी ये चेकलिस्ट को रिफर करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सही है। जब उसके जगह नया आदमी भी आएगा, वही उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, इसको ओके कर देगा। सही है। तो अगेन रिपीट जो प्रॉब्लम की जो फ्रिक्वेंसी है वो ऑटोमाइजेशन में हो जाएगा, और वो कम भी होने लगेगी, और आदमी भी ट्रेंड हो जाएगा। जी जी जी। यस। वाकई में ये मैं देख रहा हूँ कि आपकी रणनीतियाँ जो आप समय के अनुसार आपके सामने जैसे जैसे तकलीफ़ें आती गई, उस तकलीफ़ों को आपने बड़ी ही चतुराई से और बड़ी सूझबूझ से उसको सॉल्व किया है। उसके लिए हमारे पास पूरा ERP सॉफ्टवेयर है। अच्छा। हम लोग पूरा ERP बेस पे काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लीड्स, जो लीड से लेके पेमेंट साइकिल तक जी, पूरा उसमें इंटीग्रेशन है। अच्छा अच्छा। तो पूरा डेटा जो है, मतलब एक लीड में जो डेटा आया है टाइप किया हुआ, ये कंपनी है, उसका ये रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए, वही चीज़ कोटेशन में ट्रांसफ़र होती है, वही चीज़ सेल्स ऑर्डर में ट्रांसफ़र होती है, वही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में ट्रांसफ़र होती है, वही चीज़ इनवॉइस में ट्रांसफ़र होती है। ओके। तो डेटा में पूरा क्लैरिटी होता है। ओके। कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए। सही है। और उसकी SOP से पूरा प्रोसेस ड्रिवन फ्लो चलता है। सही बात है। मतलब आपने ये कहना चाहिए कि पूरी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये ERP आपने तैयार लिया था या ERP डेवलप करवाया था? ये ERP मैंने हम लोगों ने कुछ रेडीमेड ERP लिए है, और उसमें कुछ हमारे हिसाब से कुछ डेवलपमेंट करवाया है। ओके। तो जो बातें मैं आपसे समझ पा रहा हूँ कि SOP सिर्फ आपने एक सिंपल छोटी चीज़ के लिए से एक लेकर बड़ी चीज़ तक हर एक के लिए आपने एक सिस्टम बना दिया है, और सिस्टम के अनुसार ही आपकी कंपनी जा रही है। अच्छा, ये सिस्टम बनाने का जो आपके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक क्या सिर्फ इसको ऑटो मोड पे ले जाने का ही लॉजिक है, या फिर कस्टमर को अच्छी सर्विस देने का भी लॉजिक है कुछ ऐसा? सिस्टम एंड प्रोसेसेस ये आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जी। आपका रूटीन वर्क जो है, सिस्टम एंड प्रोसेसेस आपका बहुत टाइम बचाता है। कभी कोई नया सिस्टम और प्रोसेस लगता है तो वो ऑटो मोड पे चला जाता है, उसके बाद आपको वो काम में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी ऑटो मोड पे हो जाती है। समझ लो कि मेरा एक SOP है
कि इसको ऐसे चेक, ये माल को ऐसे इंस्पेक्शन करना है। तो मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ड्राइंग रेडी होता है, ड्राइंग में टॉलरेंसेस रेडी होती है, उसका बिल ऑफ मटेरियल रेडी होता है। अब एक इंजीनियर हायर किया है, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके सारा पार्ट चेक करेगा, चेक करने के बाद असेंबली होकर वापस वो प्रोडक्ट को चेक करेगा, उसका भी एक एसओपी है। उसके बाद उसको टेस्टिंग करेंगे, और टेस्ट करेंगे तो उसमें ये पंप कितना परफॉर्म करेगा, उसमें हेड क्या है, फ्लो क्या है, कितना एम्पियर ले रहा है, उसका भी सारा एसओपी है, वो रिपोर्ट भरता रहेगा। तो ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है कि ये सारा प्रोडक्ट जो बाहर आएगा वो पूरा एसओपी से आएगा। सही है। और कहीं पे भी रिपोर्ट्स में डेविएशन होगा तो उसको मैनेजर उसको सिग्नेचर नहीं करेगा। ओके, ये यहाँ तक की प्रोसेस जो आपने ये सीखा है, तो ये आपके लर्निंग की जो हैबिट है उसकी वजह से आप सीख पाए हैं। एग्जैक्टली। और अभी आप जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपके स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करना, मतलब आपने एक सर्टेन लेवल पे कुछ चीज़ें सीखी है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे जाके नई चीज़ें सीखनी है। मतलब हर कदम पे आप जब सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं तो हर कदम पे कुछ नया नया सीखना है, और जैसे जैसे नया नया चैलेंज सामने आ रहा है, नया आप कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो ये सीखने की जर्नी मेरे ख्याल से हमेशा चलती रहेगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। ऑफ कोर्स ये हमेशा चलती रहेगी। अब ये पूरी चीज़ें जो हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन आपकी इस यात्रा में आपकी सफलता की कुंजी, आप जो सफल हुए हैं, आपकी बातों से हम लोग बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस तो कर ही पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि, और सभी लोग समझना भी चाहेंगे कि आप खुद स्वयं अपनी सफलता की कुंजी किसको मानते हैं, कि किस वजह से आपको सफलताएं मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगा कि बर्निंग डिजायर। ओनली डिजायर से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होना है। बर्निंग डिजायर होना चाहिए। वो सिर्फ मुझे कुछ करना है, सिर्फ डिजायर सोचने से, इच्छा रखने से नहीं, बर्निंग डिजायर। अगर एक जुनून कुछ पाने के लिए अगर कुछ खो नहीं सकते तो ये कुछ होगा नहीं जी। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ओके। तो आपको इतनी मेहनत लगेगी कि आपको रात दिन एक करके एक एम्पायर को इनिशियल लेवल पे आपको सारा चीज़ करना है, सारा चीज़, अकाउंटिंग, सेल्समैनशिप, बैंक, प्रोडक्शन, कलेक्शन, मैन पावर हायरिंग से लेके, मतलब कंपनी के जितने भी ऑपरेशन है आपको वन मैन शो के तरीके से एक बार करना पड़ेगा और उसमें से बाहर आना पड़ेगा। मतलब आप स्वयं इंडस्ट्री हैं, और ये तभी होगा कि जो डिजायर जो है वो बर्निंग होगा। यस। अगर सिंपल डिजायर होगी तो थक जाएंगे, स्ट्रेस आएगा, आदमी छोड़ देगा, थक जाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा, रास्ता नहीं निकाल पाएगा, कहीं ना कहीं सरेंडर हो जाएगा। कर पाएगा। सही बात है, सरेंडर हो जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि बर्निंग डिजायर आपका एक सफलता की कुंजी है, नेवर गिव अप। और वो आपकी पूरी कहानी तो हम देख ही रहे हैं कि शुरुआत से, आपके बचपन से आपके वो डिजायर आपके अंदर रही थी, और वो आज भी मेंटेन है। तभी आप इस लेवल तक पहुंच पाए। ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपके पीछे एक शेर पड़ा है और उसके बाद आप 10 फुट की दीवार भी क्रॉस कर पाओगे। बहुत बढ़िया वाकई में। तो इसके अलावा भी और कुछ? इसके अलावा और मैं नोटिसेबल पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। लर्निंग ऐसी चीज़ है कि आपको कोई भी मुसीबत में लर्निंग बाहर ला सकती है, क्योंकि आप डिफरेंशियल ओपिनियन से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे जी। जब भी आपको कोई मुसीबत आएगी तो आप इसको पूछोगे, उसको पूछेंगे, तो हर एक का एक डिफरेंशियल ओपिनियन रहेगा। तो आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि आइडियली है क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा। जी। तो आपको ये सही रास्ता कहीं से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो सही प्लेटफॉर्म से सीखना पड़ेगा। सही प्लेटफॉर्म से सीखना पड़ेगा। तो मतलब सही गुरु का होना जरूरी है। जो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और सही जगह से लेनी पड़ेगी। सही है। और आपको बिजनेस की ऐसी बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, तो सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। और तो किताबें पढ़ना आपकी हैबिट में है, जो आपने बताया कि रोज सुबह आप आधा घंटा अपने शरीर के साथ साथ में, एक्सरसाइज के साथ साथ में किताबें भी पढ़ते हैं। मतलब लर्निंग एक सफलता की इनकी जो कुंजी है, जो इसको ये स्वयं क्रेडिट दे रहे हैं, वो है लर्निंग और बर्निंग डिज़ायर। मतलब ये दो चीज़ें हैं जो इनको ड्राइव करके एक ज़ीरो से लेके आज का हीरो बनाती हैं। तो ये जो निष्कर्ष हम ढूंढना चाह रहे थे, मैं अपने दर्शकों के लिए जो आपके अंदर से निकालना चाह रहा था, कि वो क्या चीज़ें हैं जो मैं अपने दर्शकों को बता पाऊँ कि जो आपको इस सफलता की ऊंचाई तक लेके गए हैं। अब आपकी इस सफलता के जो कारण है, या आपके सफलता के राज जानने के बाद में आज जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं,
है ना। तो एक निष्कर्ष, एक निचोड़, देखिए सफलता हर कोई अलग अलग तरीके से नापता है। ऑब्वियसली एक 100 मीटर की दौड़ कोई दौड़ जाता है तो कहता है कि मैं सफल हूँ, कोई 500 की दौड़ता है तब भी कहता है कि मैं अभी असफल हूँ, मुझे 1000 का टारगेट था। तो आपका निष्कर्ष क्या है, जिस लेवल तक अभी आप पहुँच चुके हैं और आगे का जो लेवल आप बना रहे हैं, इस लेवल पर आपका निष्कर्ष क्या है, पूरा निचोड़ क्या है इस जर्नी का? सुरेंद्र प्रसाद जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस वर्क। या आपको हर एक मोड पे सक्सेस चाहिए, हर एक मोड पे सक्सेस चाहिए, तो हर एक मोड पे आपको ऐसा लर्निंग करना है, ऐसा लर्निंग करना है कि आपको हर एक साल अपना एक नया गोल डिसाइड करना है, 5 साल का गोल डिसाइड करना है, 10 साल का गोल डिसाइड करना है, और वो गोल के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। सही है। आप अपनी इस सफलता से जिस लेवल तक पहुँचे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? यस, 100%। बहुत बढ़िया। और आगे के लिए आपने भविष्य के लिए कुछ विज़न ऐसा कुछ बनाया हुआ है? ऑब्वियसली मेरा अक्सर ये सोचना है कि अगर ये मैं इतने सारे लोगों को रोज़गारी देता हूँ तो मुझे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है कि इतने लोगों और इतना वेंडरों का जो भी उसका घर या परिवार जो भी सस्टेन कर पा रहा है, एक अंदर से ऐसी एक एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, और वो एनर्जी से ऐसा होता है कि अब भी और भी मैं बड़ा काम करूं, और भी बड़ा काम करूं, और मैं ऐसे देशवासियों के साथ जुड़ा रहूं और इतनी रोजगारी दे पाऊंगा और बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर पाऊंगा। ये मेरा ऑलवेज कोशिश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप अपनी एक्टिविटी को CSR से भी जोड़ रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। आप जो कहते हैं कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं, तो इसलिए भी सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आपकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यस, कई लोगों के घर चल रहे हैं। यस सर। वाकई में देखिए, एक मैंने कहीं पढ़ा था, आप अकेले हैं तो आपका सिर्फ आपका नसीब है, लेकिन आपके साथ में जब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों की किस्मत अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, तो कुदरत उनके हिस्से का भी ताकत आपको देती है कि आप उनके घर को चला पाएँ। तो कुदरती जो शक्ति है वो भी आपकी मदद में आती है अगर आप हिम्मत में हैं। वो कहावत है ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, सेम वही चीज़ है। तो आप सेटिस्फाइड हैं, आपने इस चीज़ को इस नज़र से भी देखते हैं कि स्वयं की सफलता नहीं, लेकिन आपके कारण लोगों के घर चल पा रहे हैं, कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और जो सिर्फ रोज़गार नहीं, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके माता पिताओं की सेवा हो पा रही है। इसके अलावा भी कुछ CSR एक्टिविटी तो आप करते ही होंगे? हमारा ऑलवेज एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स का, कि वी आर ऑलवेज बिलीविंग इन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी। जी। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी में हम ऑब्वियसली वो काम तो हम करते हैं जो हर एक कंपनियाँ करती है, जो बर्थडे सेलिब्रेशन है या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन है या जो भी है। और इसके अलावा हम लोग ऐसा बहुत सारे जगह पे ये प्रोग्राम करते हैं कि वहाँ पे हम लोग कुछ एजुकेशन स्लॉट अवेयर करते हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट मेरे पास आता है या हमारे कंपनी में आता है, कोई इंडस्ट्रीज़ के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम लोग उसको मना नहीं कर पाए। हम लोग उसको हमारी कंपनी में ट्रेनिंग वगैरह अलाउ करते हैं। अच्छा। उसको प्लेटफॉर्म देते हैं कि तुम आओ, सीखो, हाँ, और अपना ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाओ, जो भी है। तो बहुत सारे ITI, मतलब लोगों को रोजगार देने में आप उनको गाइड कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। ये निर्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे वहाँ पे आते हैं। अच्छा। वो रिसर्च करते हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके कैरियर में अगर एड ऑन होते हैं तो हमारा कुछ भी रोल रहता है कि कल उसको रिपोर्ट बनाता है, हमारे प्रोडक्ट को समझता है, प्रोडक्ट में कुछ एडवांसमेंट आता है, उसका भी कुछ करियर बनता है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है। सही है। दैट्स वी आर गोइंग टू इन CSR एक्टिविटी। बहुत बढ़िया। कोई डर लगता है? नो, कोई डर नहीं। कोई डर वाकई में ये एक बहुत बड़ा गुण है, जो डर गया समझो मर गया। गब्बर सिंह का डायलॉग है। और वाकई में धीरज जी, आपकी जर्नी को देखकर सुनकर मुझे पक्का भरोसा है कि जैसे जितने प्रेरित मैं हो रहा हूँ, वैसे प्रेरित मेरे दर्शक भी होंगे, और इस प्रोग्राम को देखने वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। जो भी लोग इस प्रोग्राम के अंदर अपना कुछ व्यू रखते हैं या कुछ उनको लगा, तो वो ज़रूर इसमें कमेंट करें। हमारे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए
कमेंट करने से क्या होगा, हमें आपके बारे में पता चलेगा, आपके विचारों के बारे में पता चलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जो भी और नए एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आएंगे उनसे कौन से प्रश्न पूछे जाएँ, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएँ, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और यदि कोई हस्ती जिन्हें आप लगता है कि मुझे बुलाना चाहिए यहाँ पर, हाँ ध्यान रखिएगा वो MSME से लेकर, है ना, हमारा यहाँ पर प्रोग्राम का नाम है जीरो टू हीरो, मतलब जिन्होंने शून्य से स्टार्ट किया है और आज सर्टन लेवल, वो MSME हो, SMA हो या बिगर देन SME लेवल तक पहुँचे हैं, उनको हम अप्रोच करेंगे, उनको अपने प्रोग्राम में लाएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, उनके अनुभवों का दान करवाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएंगे। देखिए फ़ायदा ये होता है रास्ता का, जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जिस रास्ते पर चला है तो उसे पता है उस रास्ते पे क्या क्या है, कितने गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं। अगर वह व्यक्ति उस रास्ते के बारे में बता देता है तो रास्ता आसान हो जाता है। अगर रास्ता ये ना बताएं तो हमें हर बार वो रास्ता, उसी रास्ते जाना होगा, हर बार नई, हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ नई नई डिस्कवर होगी। अब आप पे है कि जो रास्ता हम यहाँ पर जानेंगे उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। अब धीरज जी से मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम को विराम देने के लिए, जैसा हमारा यहाँ क्लोजिंग होता है हर प्रोग्राम का, उस तरह क्लोजिंग करें। और क्लोजिंग के लिए आपका वो डायलॉग इस बार दर्शक आपके मुंह से सुने, हमारा वो डायलॉग। वो जवानी ही क्या काम की जिसकी कोई कहानी ना हो, या वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आने वाले हैं जो आपको हर तरह के अपने अनुभव बताने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना मत भूलिएगा।